Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Students, as you all know that we have started this chapter, periodic classification of elements, where in your previous lectures we have discussed about different scientists and we have seen their contribution towards periodic table, right? So we have studied about Dobberina's triad and also we have seen Newland's octave theory. Today, we are going to understand and study one of the most important theories of all time, that is Mendeleev's periodic table. ओके, तो बहुत ही important topic है, बहुत ध्यान से सुनिए और अपने notes जो है उसे prepare करिए, राइट? तो चलिए बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। क्या खास है इस पीरियोडिक टेबल में? देखिए, मेंडलीव जो है अभी तक आपने जितने भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया है मैंने आपको, चाहे वो डॉबराइन हो, न्यूलैंड हो, है ना, उनके हमने थेरीज जब पढ़ी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने डीमेरिट्स पढ़े। ये एक ऐसा पीरियोडिक टेबल है बेटा जहाँ पर हम मेरिट्स या एडवांटेजेस जो है उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, यानी बहुत ही एडिटेड या मॉडिफाइड टाइप ऑफ पीरियोडिक टेबल हम इसको बोल सकते हैं। ओके, तो इनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स जो थे वो नोन थे। मैंने आपसे कहा है कि ये आप पॉइंट नोट करके रखेंगे कि कौन से साइंटिस्ट के टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे। डॉबराइनर के टाइम पे 33 एलिमेंट्स नोन थे, अगर आपको याद हो, और न्यूलैंड के टाइम पे 56 एलिमेंट्स जो थे वो नोन थे। अब मेंडलीव के टाइम पे कितने हैं? दैट इज 63 एलिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जैसे अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन सा पाथ फॉलो किया था? जब ये साइंटिस्ट पीरियोडिक टेबल को अप्रोच कर रहे थे तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे, है ना। पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया इन्होंने? एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, राइट। तो सेम हमारे मेंडलीव सर ने भी उसी को फॉलो किया, उन्होंने भी कुछ डिफरेंट नहीं किया, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अलग था, है ना, जिसको आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ रहे हैं वो मतलब उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मेंडलीव्स को जाता है। ओके, तो यहाँ देखिए हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने जो है ये देखा कि कितने एलिमेंट्स उनके टाइम पे अवेलेबल थे। तो कितने अवेलेबल थे? 63 एलिमेंट्स जो थे उनके टाइम पे अवेलेबल थे। अब उन्होंने क्या किया, उन सभी को उनकी जिनकी जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको लिया और इस तरीके से कार्ड्स लेकर उन्हें वॉल पर जो है वो अरेंज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने वॉल पर क्या किया, उसे अरेंज कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, जो अरेंजमेंट ये जो की थी ये बहुत ही डिटेल वाला पोर्शन है, इसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने क्या किया, एक कार्ड लिया, ठीक है, इस तरीके का एक कार्ड लिया और उस पर एलिमेंट का नाम लिख दिया। सपोज मान लीजिए उस एलिमेंट का नाम दे दिया उन्होंने एक्स, और उसके बाजू में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया उस कार्ड पर। क्या क्या डिस्क्रिप्शन लिखा? उन्होंने लिखा उसका एटॉमिक मास, ठीक है, उन्होंने लिखा कि वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है या नहीं करता है। ओके, इसके अलावा भी और सारी प्रॉपर्टीज थी जो भी उन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन जो था उस कार्ड के बिल्कुल बाजू में लिख दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सिर्फ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ वो एलिमेंट कंपाउंड बना रहा है या नहीं, इसी के बारे में क्यों लिखा? जबकि आपको पता है ना, हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं स्मॉलर क्लासेस से भी कि एक एलिमेंट जो है बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बना सकता है ना। तो फिर सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ही उन्होंने क्यों लिखा, क्यों कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है या नहीं करता है? कार्ड पर उसका डिस्क्रिप्शन क्यों लिखा कि जबकि एक एलिमेंट जो है बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, फिर यही क्यों मेंशन किया? क्या रीजन था इसके पीछे? तो उन्होंने इसका रीजन दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दीज आर द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। सेकेंड रीजन, ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ। ओके, तो ये दो रीजन उन्होंने दिए कि क्यों उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चूज किया, राइट। यहाँ तक समझ आई बात? अब यहाँ उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन लिखा और क्या किया, उसे अरेंज कर दिया किसके अकॉर्डिंग? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन सबको
अरेंज कर दिया। पहले प्रॉपर्टी जिनकी सिमिलर थी उनको लिया, उस एलिमेंट का नाम लिखा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, उसका सारा डिस्क्रिप्शन लिखा कि उसका एटॉमिक मास कितना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाना है या नहीं। अब जब काफ़ी सारे कार्ड बन गए है ना, तो उसको क्या किया, वॉल पर पिन कर दिया या अरेंज कर दिया। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए हमें इसके मेरिट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसके मेरिट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए तो इसके मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला मेरिट जो उनके टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट था, है ना, ठीक है, पहला मेरिट क्या है, देखिए उन्होंने जब देखा कि कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, ओके, ये जब अरेंजमेंट उन्होंने की तो 63 एलिमेंट्स जब उनके टाइम पे अवेलेबल थे उन्होंने उसको अरेंज कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, अरेंज करते वक्त उन्होंने बीच बीच में बहुत सारी ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दी। ठीक है, अब ब्लैंक स्पेसेस क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ी उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस, सोचिए। देखिए आपको याद होगा कि न्यूलैंड ऑक्टेन जब थ्योरी उन्होंने जब प्रपोज की थी तब उन्होंने कहा था कि मेरे टाइम पे 56 एलिमेंट्स नोन है ना, और आगे आने वाली जनरेशन्स में भी यानी फ्यूचर में भी 56 एलिमेंट्स ही नोन रहेंगे, इससे ज़्यादा और कोई डिस्कवर नहीं होंगे। तो ये जो कि बहुत ही गलत था, उसके बाद काफ़ी सारे एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हुए थे, ये आप भी जानते हैं, है ना, इसलिए उनकी थ्योरी जो थी वो रॉन्ग प्रूफ हुई थी। लेकिन मेंडेलीव ने ये गलती नहीं दोहराई, उन्होंने इसके उलट क्या किया, उन्होंने सोचा कि मेरे टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन है, राइट, तो आगे आने वाले फ्यूचर में भी और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, पहले से ही अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो है वो ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दी, ताकि अगर कोई नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो तो उन्हें बिना बाकियों को डिस्टर्ब किए प्रॉपरली प्लेस किया जा सके। ये पहला उनका सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरिट था, राइट। अब सेकेंड उन्होंने क्या किया, जो ब्लैंक स्पेसेस जो छोड़ी थी, है ना, उनको जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाले थे फ्यूचर में उसकी प्रॉपर्टीज भी उन्होंने बता दी। ठीक है, तो फ्यूचर में होने वाले जो एलिमेंट्स थे, डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स थे, उनकी प्रॉपर्टी भी उन्होंने बताई। कैसे बताई, कैसे बताई होगी, सोचिए। अब देखिए सपोज करिए यहाँ पर आपके पास एक ऐसा एक स्लॉट है ना, इस तरीके का एक स्लॉट है, और मान लीजिए अब ये बोरॉन का कोई स्लॉट है। ठीक है, बोरॉन का एग्जांपल लेते हैं हम, बोरॉन का ये स्लॉट है और यहाँ पर ये प्लेस जो है ना, ये वाली प्लेस वैकेंट है या खाली है। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया कि ठीक है, अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है, ओके, तो वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अगर वो बोरॉन के स्लॉट में आ रहा है ना, अगर बोरॉन के स्लॉट में आ रहा है मीन्स क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर होंगी, बोरॉन से। ये उन्होंने बहुत ही क्या किया, लॉजिकली काम किया, बहुत ही ग्रेट वर्क था उनका आगे के फ्यूचर के एलिमेंट्स को डिस्कवर करने का। तो एक स्लॉट में उन्होंने क्या किया कि जो वैकेंट प्लेस थी उस स्लॉट को पहले देखा कि वो कौन किसका स्लॉट है, अगर वो बोरॉन का है मीन्स किसकी जैसी प्रॉपर्टीज होंगी, जो ऑब्वियसली इसके इसके वैकेंट प्लेस पे आ रहा है, मतलब प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर होंगी, ऑब्वियसली बोरॉन से। तो उन्होंने उसे फ्यूचर के लिए नाम दे दिया क्या, ई के बोरॉन। ठीक है, अब ऐसे ही सेम उन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम के स्लॉट में किया। ठीक है, एल्यूमिनियम के जब स्लॉट में प्लेस खाली थी, वैकेंट थी, वहां पर उसे नाम दे दिया ई के एल्यूमिनियम। ठीक है, और सेम उन्होंने क्या किया, सिलिकॉन के साथ भी किया, सिलिकॉन की भी स्लॉट में जो थी एक जगह खाली थी, वहां पर उसे नाम दे दिया ई के सिलिकॉन। क्यों दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इन स्लॉट में खाली जगह है, मतलब जो भी यहाँ पर एलिमेंट जो प्लेस होगा उसकी प्रॉपर्टीज इनमें से ही किसी ना किसी से सिमिलर होगी, तभी ये वो स्लॉट में आएगा, राइट। यहाँ तक बात समझ आई। अब देखिए यहाँ पर उनका जो डायरेक्शन था, उनका जो विजन था वो इतना क्लियर था कि जब बाद में ये जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो वाकई में इनकी प्रॉपर्टीज को बिलोंग करते थे, मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ ही थे। तो जो बोरॉन ई के बोरॉन की प्लेस पर था वो कौन सा था, वो था स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम। एल्यूमिनियम की प्लेस पर जो था वो था गैलियम। ठीक है, और जो सिलिकॉन की प्लेस पर था वो था जर्मेनियम। ये बहुत
इम्पॉर्टेंट है ये मेरिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन अलग अलग एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, तीन न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुए थे जिसकी प्रॉपर्टीज उन्होंने अपने समय से काफ़ी समय पहले जो थी वो डिस्क्लोज कर दी थी और उनके लिए प्रॉपर स्पेस भी रखी थी। ठीक है, तो ये दो मेरिट्स आपको समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड जो मेरिट है, उन्होंने क्या किया, नोबल गैसेस की उनके टाइम पे बहुत बातें चल रही थी जब ये पीरियोडिक टेबल जब वो अप्रोच कर रहे थे, है ना, जब वो प्रपोज कर रहे थे तो उनके टाइम पे बहुत सारी मतलब बातें चल रही थी नोबल गैसेस को लेकर। तो उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में जाके नोबल गैसेस भी जो है वो डिस्कवर हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, जब ये पीरियोडिक टेबल बनाया, जब ये कार्ड्स प्लेस किए, तो ऊपर कुछ जगह उन्होंने खाली छोड़ दी, ये सोच के कि अगर इन फ्यूचर ये नोबल गैसेस डिस्कवर होती हैं तो बिना इस पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए यहाँ पर हम जो है उस नोबल गैसेस को प्लेस कर सकते हैं, यानी उसका प्लेसमेंट भी होगा और बाकी के एलिमेंट जो है वो डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, यानी वो टेबल क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, जो कि बहुत बड़ी डिस्कवरी थी अपने टाइम में। आप समझ रहे हैं क्यों मैं कह रही हूँ बार बार आपको कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ना। अब तीन आपको पता है कि नोबल गैसेस उन्होंने जो थी वो पहले उसके लिए स्पेस छोड़ दी, एलिमेंट्स को जो जो डिस्कवर नहीं भी हुए थे, है ना, उन उनको तक उन्होंने उसका जो प्रॉपर्टीज थी उनको तक उन्होंने क्या किया, विजुअलाइज कर कर एक तरीके से पहले ही बता दिया था। अब फोर्थ चीज जो उन्होंने क्या थी, कुछ साइंटिस्ट जो थे जो पर्टिकुलर अप्रोच कर रहे थे पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो शुरू से ही एलिमेंट्स की एटॉमिक मास को गलत लेकर चल रहे थे। तो जब तक इन्होंने करेक्ट नहीं किया तब तक यहाँ पर वो चेंजेस हमें देखने नहीं मिले। तो उन्होंने क्या किया, बेरिलियम के एटॉमिक मास को चेंज किया। ठीक है, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है उसे करेक्ट किया कहाँ से, 14.09 से 9.01 पर, जो कि बहुत बड़ी अपने आप में इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी। क्यों? क्योंकि ये शुरू से ही लोग गलत लेकर चल रहे थे। आपको पता है सारा खेल किसका है, एटॉमिक मास का है ना, एटॉमिक मास पर ही बेस्ड सारा हमारा पीरियोडिक टेबल है। अगर ये गलत होगा तो प्लेसमेंट गलत होगी, राइट। तो उन्होंने क्या किया, इसको करेक्ट किया। ठीक है, तो अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजें की जो कि आज जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे हैं, है ना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसकी वजह से, इनकी वजह से ही ये सारे चेंजेस हैं। ठीक है, आपके पेज नंबर आई थिंक इट्स ऑन 19, यहाँ आप पढ़ सकते हैं, है ना, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने एल्यूमिनियम और हीलियम और बाकी सारी चीज़ों की डिस्कवरीज की, फॉर्मूलाज दिया। तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो पहले ये मेरिट्स पढ़िए, आपको तब आगे का समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे हमने एडवांटेजेस देखे। अब देखिए, हर पर्टिकुलर साइंटिस्ट का या हर पर्टिकुलर एक चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, आप भी मानते हैं, कुछ कम और कुछ ज़्यादा। चाहे वो रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी हो या हम कहते हैं प्रॉपर विजन ना होने की वजह से, या कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स जरूर होते हैं। ओके, तो वैसे ही मेंडलीव्स के भी थे, उसे भी हम देख लेते हैं। मैरिट्स के साथ साथ डीमैरिट्स भी हम पढ़ते हैं। ओके, ओके, तो डीमैरिट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए बेटा, चाहे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो चाहे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो, वहाँ पर हाइड्रोजन की जो प्लेसमेंट है दैट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, शुरू से ही काफ़ी विवादित रही है। क्यों रही है? क्योंकि उसको जो है प्रॉपर पोजीशन असाइन नहीं कर पाए थे। कौन नहीं कर पाए थे? मेंडलीव नहीं कर पाए थे, या जो साइंटिस्ट हैं, है ना, वो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की प्लेसमेंट को प्रॉपरली असाइन नहीं कर पाए थे। अब क्यों नहीं कर पाए थे? देखिए, हाइड्रोजन का हमें पता है कि उसके तीन आइसोटोप्स हैं, पता है ना, मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया है। कितने आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के? तीन। कौन से हैं? देखिए, कौन सा है पहला? प्रोटियम, सेकेंड है ड्यूटेरियम,
ये है H1, ये है H2 और ये है H3। अब जब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्या करना है, प्लेस करना है या अरेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बराबर है। तो ऑब्वियसली अब जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो आइसोटोप्स के भी प्लेसमेंट ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना। बिना आइसोटोप्स के क्या हम हमारा पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ अगर हम इन तीनों को रखते हैं, इसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो ये आइसोटोप्स जो है हाइड्रोजन के, वो पहली तीन जगह ऑक्युपाई कर लेंगे, है ना। यहाँ की तीन जगह पहले किसकी थी, नोबल गैस की थी। अब इसको अगर मैंने आइसोटोप को दे दिया तो यहाँ क्या होगा, बाकी का शफल हो जाएगा, बाकी नीचे आ जाएंगे। तो मतलब पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, होगा ना। तो ये सारे चेंजेस जो थे उस टाइम पे उन्होंने वो ध्यान नहीं दे पाए, या हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर रिसोर्सेज या चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इस करके वो प्लेस नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए बिना आइसोटोप के तो हम मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते कि पीरियोडिक टेबल की प्लेसमेंट हो, है ना, या पीरियोडिक टेबल का जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो। तो अगर ये तीन को अगर हमने वहाँ ऐड कर दिया आइसोटोप्स को, जो कि रहेंगे ही रहेंगे, तो ऑब्वियसली ये सारा टेबल क्या हो जाएगा, ये पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो मेन रीजन है हमारा हाइड्रोजन कि उसकी प्लेसमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से, उसे प्रॉपर प्लेस असाइन नहीं होने देने की वजह से क्या हुआ, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो सामने उभर कर आया, राइट। सेकेंड जो ड्रॉबैक था वो ये था कि उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने अरेंज तो किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, लेकिन आप देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट जो है ना, कोबाल्ट को प्लेस कर दिया किसके पहले, निकल के पहले। ओके, कोबाल्ट को किसके पहले प्लेस कर दिया, निकल के पहले। जबकि कोबाल्ट का कितना है एटॉमिक मास, बताइए कितना एटॉमिक मास है, दैट इज 58.93 एटॉमिक मास है। और यहाँ पर निकल का कितना है, दैट इज 58.17, अराउंड 17 है, ठीक है, जो कि बहुत कम है ना। यानी कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास किससे ज़्यादा है, निकल का। तो अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था, कोबाल्ट जो है वो निकल के बाद आना चाहिए था, जबकि उन्होंने प्लेस कहाँ किया, निकल के पहले किया। ओके, तो ये बहुत सारी गड़बड़ी थी। और मैंने आपसे कहा है कि हर थ्योरी का कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड और कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड होता है, लेकिन यहाँ आप मैक्सिमम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप ज़्यादा मेरिट्स पढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपके एडवांटेजेस ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही मॉडिफाइड एडिटेड या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो जो हमने चेंजेस किए हैं वो इसकी बदौलत किए हैं। ओके, राइट। सो इस थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा है, इस थ्योरी में हमने पढ़ा है कि 63 एलिमेंट्स उनके उस टाइम पे नोन थे। उन्होंने उसे कैसे अरेंज किया, उन्होंने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहले उन्होंने देखा कि कौन से अवेलेबल है, कौन सी किसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, उसे अरेंज किया वॉल पर, ठीक है। बाद में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा उन कार्ड्स पर कि उसका एटॉमिक मास कितना है ना, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ वो कंपाउंड बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये सारी उन्होंने डिटेल उसके ऊपर लिखी और उसे फिर अरेंज कर दिया किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस पर्टिकुलर थ्योरी के बहुत सारी पॉजिटिव साइड्स है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। क्या, जैसे उन्होंने पहले जो गलती न्यूलैंड ने की थी या डोबराना ने की थी वो उन्होंने फॉलो नहीं की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ही अपने से बाद में होने वाले एलिमेंट, जो डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स है उनके लिए ब्लैंक जगह छोड़ी अपने पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। बाद में जो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स थे उसकी प्रॉपर्टी भी उन्होंने बताई, किस बेसिस पर, जो एलिमेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल थे उन्हीं के बेसिस पर, जो कि बाद में प्रूफ क्या हुए, बहुत ही सही साबित हुए, बहुत ही ग्रेट डिस्कवरी थी। क्यों, क्योंकि बोरॉन के टाइम पे क्या क्या डिस्कवर हुआ, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, जो कि EKA एल्यूमिनियम एंड EKA सिलिकॉन, जो उनका नाम था, है ना, उपनाम था, उसके बेसिस पर
थर्ड जो नोबल गैस के लिए उन्होंने जगह छोड़ी कि बिना पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए भी अगर नोबल गैस बाद में फ्यूचर में जाकर डिस्कवर होते हैं, है ना, तो वो ऐड कर सकते हैं इसे डिस्टर्ब किए बिना, जो अभी पीरियोडिक टेबल आप वो बना रहे हैं उसे डिस्टर्ब किए बिना। फोर्थ जो था, उन्होंने बेरिलियम का क्या किया, एटॉमिक मास चेंज किया, जो कि इनकरेक्ट था, रॉन्ग था। कितना, 14.9 टू 9.01, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि ये फिर पूरा पैटर्न चेंज हो गया, है ना, एटॉमिक मास चेंज हो गया तो ये पैटर्न भी चेंज हुआ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डीमेरिट्स जो है ये दिए हुए हैं आपके पेज नंबर 20 पर। ओके, तो इसे आप पढ़िए, यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है। जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो मैंने आपको बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है इसका। आइसोटोप्स जो डिस्कवर हुए थे लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव, तो उसके बारे में भी दिया हुआ है। कोबाल्ट एंड निकल जो मैंने आपको भी बताया उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये आप जरूर पढ़िए, क्योंकि बिना ये आपके पढ़े और समझे ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो इसके बाद जो डिस्कवरी हुई, उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल जो आया, जो एडिटेड आया, वो था बाय हेनरी मोजली सर, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ओके, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो इसके सारे नोट्स प्रिपेयर करिए, मैरिट्स डिमेरिट्स को अच्छे से लिखिए। ओके, एंड यू विल बी एबल टू मेक योर ओन नोट्स एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड राइट इन योर ओन लैंग्वेज। डू स्टडी इट very properly. Okay, good day students, take care.